नमस्ते, ललन टॉप स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप और हम आकाश चोपड़ा से बात करने वाले हैं। फॉर्मर क्रिकेटर, अब कमेंटेटर आकाश चोपड़ा, आपकी कुछ पंच लाइन्स बहुत ज़्यादा फेमस है और मेरा सबसे पहला सवाल इसी चीज़ के ऊपर है। अ, बहुत सारी पंच लाइन्स है, चूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन एक बहुत फेमस है, दर्शक बने फ़ील्डर, फ़ील्डर बने दर्शक। फ्रॉम वेयर दैट कम कहाँ से आया था वो और इतना फेमस हो गया? आई ऐसा मीन मैंने एक्सपेक्ट किया था। फर्स्टली थैंक यू सो मच नमस्कार कहाँ से आया था आई मीन सी द होल आइडिया ये है कि आप स्पोर्ट क्यों देखते हैं सी मेरा ये मेरा फर्स्ट फिलॉसफी है कि हम कोई भी स्पोर्ट क्यों देखते हैं तो उसका जो सबसे ऊपर जो चीज होती है वो होता है कि मुझे एंटरटेन होना है यार एंटरटेनमेंट के लिए मैं स्पोर्ट्स देखता हूँ मैं बहुत प्यार करता हूँ स्पोर्ट्स से मैं अपने हीरोज को पसंद करता हूँ लेकिन अल्टीमेटली आई वॉन्ट देम टू एंटरटेन मी कि भाई मैं सेल्फिश गाय हर बंदा जो होता है जब टीवी लगा के देखता है तो उसको एंटरटेनमेंट चाहिए अब एंटरटेनमेंट के लिए तो वो आपके जहन में नंबर वन है कि अच्छा दिस इज अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट यस इट इज स्पोर्ट्स लेकिन इसमें मजा आना चाहिए मतलब मजा तो मजा कहाँ से आता है तो उसके अंदर बॉल गई दर्शकों के पास मैंने कहा ये दर्शक बन गए फील्डर और फील्डर जो थे वो दर्शक बन गए ऊपर से बॉल देख रहे थे जाते हुए आई मीन सो इट वाज वन ऑफ मेनी लाइंस पर ये पता नहीं होता है शायद कि कोई चीज जो होती है वो स्टिक कर जाती है फिर थोड़े से मीम मटेरियल बन जाती है फिर थोड़ी सी पॉपुलर हो जाती है फिर लगता है कि ये तो बोलना ही है टाइप्स तो अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग गरिमा पिछले 1.5 2 साल में मैंने इसका इस्तेमाल बहुत कम किया है सो आई ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम इट क्योंकि इतनी बार हो चुका है कि अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम कर लो बात इसको कम बोल लो तो बेहतर है पर एक बार लगता है अब ये ट्रेडमार्क हो चुकी है अब नहीं जाएगी आप कम बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी लोगों को वो चीज़ याद है। ये मेरा सवाल है, ये काफ़ी लोगों का सवाल है कि आप ये लाइनें लाते कहाँ से? मतलब आपने किसी को हायर किया है जो आपको ऐसी पंच लाइन्स देता है मैच से पहले कि देखो ये बोलना है? नहीं देखिए अगर तो मान लीजिए ओके अज्यूम करते हैं किसी को हायर किया नहीं है वैसे हाँ, लेकिन अगर अच्छा। अज्यूम भी कर लें किसी को हायर किया हो तो लाइव स्पोर्ट की ये बड़ी मजेदार बात है कि कब बोलना है और कैसे बोलना है तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप सोच के तो आपने रखा कि ये बोलने वाला हूँ लेकिन वो डिलीवरी ठीक नहीं होगी वो टाइमिंग ठीक नहीं होगी और अगर डिलीवरी और टाइमिंग नहीं है तो वैसे ही गए आप तो नहीं उसकी उतनी होमवर्क नहीं किया है कि आई मीन आपके पास होने चाहिए स्क्रिप्ट राइटर चाहिए इसके लिए सी क्या चाहिए कि ऑनेस्टली बट आई आई डू प्रिपेयर तो जब कोई बड़ा मोमेंट होता है जैसे मान लीजिए मैं वर्ल्ड कप का फाइनल कॉल कर रहा हूँ या आईपीएल का फाइनल कॉल कर रहा हूँ कोई खिलाड़ी की सेंचुरी होने वाली है बड़ा इंपॉर्टेंट मैच इंडिया पाकिस्तान का कॉल कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि अगर मैं आखिरी ओवर करने वाला हूँ और ये लैंडमार्क होने वाला है तो इन माई हेड आई एम रेडी कई बार लिख भी लेता हूँ खुद ही कि अब ये और रिहर्स भी कर लेता हूँ क्योंकि बाहर नहीं आएगी आई मीन किसी से कोई आपको लिख के दे सकता है पर सामने टेलीप्रॉम्प्टर तो नहीं है और आप नीचे कागज से भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि ऑब्वियसली आप मैच देख रहे हैं और देख के रिएक्ट कर रहे हैं कैसे अनफोल्ड होगा इसके बारे में किसी को नहीं पता है हो सकता है आपने जीत की तैयारी की और बंदा टीम ही हार जाए आपने सोचा था 100 बोलूंगा और 98 में बेचारा आउट हो गया रन आउट तो ऑल दोस थिंग्स कैन हैपन क्योंकि लाइव स्पोर्ट है पर ये जरूर मैंने सीखा कि तैयारी करना जरूरी है और ये लेसन मुझे मिला था जब कुमार संगकारा जी का रिटायरमेंट था तो ये हम श्रीलंका में थे मेरी शायद दूसरी सीरीज होगी और वहां पर मेरा साथी कमेंटेटर ने ऐसे करके रखा माइक नीचे रखा उसने कहा आकाश ऑल योर्स अब मैं तैयार नहीं था कि ये संगाकारा की रिटायरमेंट का आखिरी जो उनके बाहर जाने का जो लम्हा है इज अ फैंटास्टिक प्लेयर अपने घर पे खेल रहे थे एंड एंड आई कुडंट डू जस्टिस टू इट मैं अच्छे से नहीं कर पाया मुझे आज भी मतलब ये 10 साल हो गए नियरली पर वो भी अभी भी वो टीस है कि यार वो अच्छे से नहीं किया यार इससे अच्छा तो चुप हो जाता क्योंकि अगर किसी खिलाड़ी का इतना बड़ा लम्हा है और इफ आई एम नॉट एबल टू ऐड वैल्यू टू इट देन देन लेट पिक्चर स्पीक एटलीस्ट खराब तो नहीं होगी अच्छा नहीं कर पा रहा हूं तो खराब ना करूं कम से कम तो फिर वो रियलाइजेशन हुआ कि अगर लाइव टीवी करना है तो उसके लिए प्रेपरेशन जरूरी है उसके लिए आपको थोड़ा सा पॉप कल्चर में भी रहता है दिमाग में कि एक एक्चुअली एंड आल्सो ऑल डिपेंड्स हां आई टेल यू गिव यू एन एग्जांपल आदिल मुश्किल करके एक पिक्चर आई थी शायद एक तरफ हुँ, जुनून था एक तरफ सुकून था ऐसा कुछ शब्द था कोई एक डायलॉग मैंने सुना था तो कहीं जुनून सुकून वटेवर हाँ। और एक दिन धोनी के साथ शायद यूवी बैटिंग कर रहे थे तो जस्ट हैपेंड कि वो दोनों एक दोनों से पिटाई चल रही है पर धोनी सुकून देता है युवराज सिंह आपको जुनून देता है so now I found a way to connect it and it just connects with people क्योंकि उस समय का वो बड़ा अच्छा मतलब it was just going around तो थोड़ी तैयारी करनी जरूरी है वरना पकड़े जाने का लाइव स्पोर्ट में चांसेस बहुत ब्राइट
बिल्कुल, और वो मैच शायद जिसमें युवराज सिंह ने 150 बनाए थे, वही वो मैच एब्सोल्युटली था? कटक, कटक, कटक बाराबती, बिल्कुल। बहुत प्यार से क्रिकेट फॉलो करते हैं आप। आप मुझे ये बताइए, ठीक है, कमेंट्री पैशन है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हिंदी कमेंट्री आपके टाइम से बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। मतलब हुँ। जो चीज़ आप लेके आए हो, काफ़ी कुछ चेंज कर दिया, काफ़ी फैन्स हैं आपके। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि इंग्लिश कमेंट्री बहुत सोबर होती है? मतलब ऐसा लगता है एलाइट लोगों की होती है कि सुन रहे हैं आराम से बैठ के। ये चीज़ कहाँ से सीखी? क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। सो एक्चुअली हमसे पहले आई थिंक जो एक्चुअल डिसरप्टर थे वो थे नवजोत सिंह सिद्धू। शेरी पाजी ने कुछ कमेंट्री करने का अंदाज इतना बदल दिया जो कि पर्सनली आई डिडंट सब्सक्राइब टू इट, क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार से बहुत पास से भी देखा, पर मतलब आई एडमायर, लेकिन मुझे लगा कि हाँ वो डिसरप्टर थे। एक्चुअली पहले डिसरप्टर वो थे जिन्होंने आके कुछ अलग ही करना शुरू कर दिया। वो कई बार तो ऐसा हुँ। लगा कमेंट्री ही नहीं है, कि मतलब वो बिल्कुल ही वो दूसरे तंज में चले गए, पर ये था कि हाँ, अ, ऐसा भी हो सकता है। सो ही वाज़ द डिसरप्टर, आई वोंट कॉल कि मैंने ये शुरू किया है या कुछ अलग करना शुरू किया। अलग करने वाले पहले हमारे शरीफा थे। मैंने जो शुरू किया एक्चुअली, तो इट स्टार्टेड विद मिडल नेम्स, कि तो ऐसे ही सोचा कि चलो खिलाड़ियों को ना उनकी कैरेक्टर के हिसाब से मिडल नेम देते हैं। सो वो बड़ा अच्छा सीज़न था, आई थिंक 2016 था, इंडिया का होम सीज़न था, उसमें कोहली ने 4 डबल सेंचुरीज़ बनाई थी। सो आई कॉल्ड हिम विराट रन मशीन कोहली। उस समय पुजारा हुँ। बहुत अच्छा कर रहे थे, चेतेश्वर डिपेंडेबल पुजारा। अजिंक्य रहाणे वाज़ वेरी कंसिस्टेंट, सो एक अजिंक्य कंसिस्टेंट रहाणे, ऐसे करके 3-4 कुछ नाम दिए थे। सो एक एक दिन हम वानखेड़े में पहुँचे तो कुछ 30 एक मीटर का कोई बहुत बड़ा-सा बैनर था, उसपे लिखा था विराट रन मशीन कोहली। एंड आई रियलाइज़ कि मतलब मैं सिर्फ़ बोल रहा हूँ, मुझे अकेले को ही खुशी हो रही है बोल के, ऐसा नहीं है, लोग एक्चुअली एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो आई रियलाइज़ कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, चलो ये भी इसके ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए। तो फिर कमाल लाजवाब राहुल बने, राशिद करामाती खान बने, महेंद्र देवधनादन धोनी बने, बट एवरीथिंग हैड टू एक्चुअली आइडेंटिफाई विद द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, कि वो क्या खिलाड़ी क्या लेकर आता है मैदान पर। डेविड एक्सप्लोसिव वार्नर है, तो अद्भुत डिविलियर्स है, क्योंकि ए बी इज अद्भुत वहां से बन जाते हैं, ही इज अद्भुत। सो वो थोड़ा सोच समझ के वहां से शुरुआत की थी, पर अल्टीमेटली जो मैंने पहली बात की थी वही बात अभी भी है कि एंटरटेनिंग होना चाहिए। आम भाषा में क्रिकेट समझानी चाहिए, क्योंकि जब हिंदी शुरू हो रही थी ना घर में, तो जब मैं लोगों से बात करता था, थोड़े से एलीट अंग्रेजी बोलने वाले, वो सब ये कहते थे कि ना, नहीं नहीं पता है क्या है, हिंदी वालों को ना समझ नहीं आती। अब मैं आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये लैंग्वेज कब से इस बात की कस्टोडियन हो गई कि मुझे मेरी क्रिकेट आती है या मुझे नहीं आती है। कह रहे नहीं, वो देखता है, वो बंदा ना देखता है, वो जोधपुर में, वो सतना में, कहीं पर भी, उसको ना समझ नहीं आती है क्रिकेट, वो सिर्फ ऐसे ही है, उसको सिर्फ ऐसे दिखा दो काफी है। तो आई यूज्ड टू आर्ग्यू कि नहीं ऐसा नहीं है, आप ना उनको समझाओ क्रिकेट उनकी लैंग्वेज में। आप एंड दे आर हैप्पी टू लर्न, दे अंडरस्टैंड इट। तो वो आई वाज़ कन्विंस्ड कि ऐसा हो सकता है। तो वहाँ पर जब हिंदी कमेंट्री की शुरुआत हुई, थोड़ा-सा प्लेटफ़ॉर्म मिला, एक्सपोज़र मिला। सो आई ट्राइड डूइंग दैट वेरी ऑफ़न, कि सिम्प्लीफाइड जो भाषा आपकी और हमारी है, जहाँ पे हम विद्यालय नहीं बोलते, स्कूल ही होता है। हम स्टूडेंट कहते हैं, हम विद्यार्थी नहीं कहते हैं। दिस इज़ बोलचाल की भाषा, जो बॉलीवुड में जो भाषा यूज़ होती है, वो मेरे को आई वाज़ कन्विंस्ड कि भाषा वही यूज़ करनी है ताकि लोग रिलेट कर सकें। हुँ। अगर वो मेरे को अपने लिविंग रूम में जगह दे रहे हैं, तो फिर वो पहली बात तो मेरे से ज्ञान नहीं सुनना चाहते। आई एम नॉट अ टीचर, तो मेरा ये फर्ज़, मेरा जो भी मैं बात कर रहा हूँ, इवन इफ आई एम शेयरिंग माय नॉलेज, तो भी अगर मैं अपनी नॉलेज भी शेयर कर रहा हूँ, तो इस भाषा में, इस अंदाज में करूँ कि सामने वाले को, सुनने वाले को ये ना लगे, अरे भाई रहने दे, मुझे मत सिखा यार। मैं क्रिकेट देख रहा हूँ एन्जॉयमेंट के लिए, प्लीज़ मुझे सिखाओ मत, मैं तुम मेरे कोच नहीं हो, मेरी टीचर नहीं हो। तो वो शायद पहले होता था, अभी भी शायद होता होगा, जिसको हम वो सोबर कहते हैं, बड़ी स्ट्रेट जैकेटेड कमेंट्री कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं, कि हम लोगों को ना, वी लुक एक्चुअली ललन टॉप इज़ अ ग्रेट एग्जांपल बाय द वे, कि आपने लोगों को कहा कि फोर्थ वॉल गिराते हैं, लोगों को अपने पास लेके आते हैं। तो आप, एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू, कि यार यू आर वन ऑफ अस, कि आओ साथ में बैठ के मैच देखते हैं। तो साथ में देखते हैं, मजा आएगा। जैसे अपने दोस्त के साथ देखते हो, तो वो भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, आप भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करो, माइनस द कलरफुल लैंग्वेज। तो एवरीबॉडी एंजॉयज, इट इज अ फैमिली एंटरटेनमेंट। शाम को मैच सारी फैमिली देखे और मजा आना चाहिए। सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड टच वुड, पीपल हैव लाइक्ड इट। मेरे बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि आपने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स उठाए। सबसे पहली चीज़, नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरीके से शुरुआत करी थी, वो शेरो शायरी ज़्यादा लेके आते थे और आपने उसको और आधा कर दिया। आपने एक पंच लाइन लेके आ गए, और ये जो बीच में आप नाम जोड़ते हैं,
कुंग फू पांड्या, हार्दिक हार्ड हिटिंग पांड्या, कभी ऐसे ये प्लेयर्स ने आपको साइड में बुलाया नहीं कि भाई क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा? मतलब मुझे अब पसंद नहीं है, ऐसा कुछ? इंटरेस्टिंगली इनफ इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। तो राशिद, मैं बहुत लोगों से एक्चुअली ये कोविड के टाइम पे बहुत लोगों के साथ इंटरव्यूज़ किए। तो राशिद से मेरी बात हुई, राशिद खान से, कह रहा मुझे ना अफ़गानिस्तान में भी लोग करामाती खान कहते हैं। आकाश भाई, ये आपकी वजह से है। आई मीन अफ़गानिस्तान में, वो काबुल में जहाँ पे भी रहते होंगे, वहाँ पर उनको करामाती खान बोलते हैं, उनको कोई राशिद खान नहीं बोलता है अब। एंड ही लव्स इट, ही एब्सोल्युटली लव्स इट। सिमिलरली, आई मीन कम लोग हैं, अगर मैं केएल राहुल से बात की, कमाल, लाजवाब राहुल। आई मीन इट इज़ नाइस। व्हाई वुड यू नॉट वांट टू से कि यार, मतलब सुनना क्यों खराब लगेगा? क्योंकि चेतेश्वर इज़ डिपेंडेबल पुजारा, तो डिपेंडेबल को डिपेंडेबल बोलो तो उसको अच्छा ही लगेगा, खराब तो नहीं लग सकता। क्योंकि एक तो आप तारीफ कर रहे हो, बट तारीफ में आप सिर्फ सच बोल रहे हो, आप सिर्फ बटरिंग नहीं कर रहे हो कि कह तो रहे हो पर उसका कोई अर्थ नहीं है। तो अब जब अजिंक्य ने बहुत समय तक रन नहीं बनाए, तो उनका मिडल नेम जा चुका है, कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं वो, तो अब नाउ आई डोंट कॉल हिम कंसिस्टेंट रहाणे। और दूसरी बात एक और इम्पोर्टेंट है कि अ, मिडल नेम अर्न करना पड़ेगा, ये मेरे दिमाग में है, मतलब उनको किसी को पता नहीं, पर मिडल नेम मेरे दिमाग में है कि बंदा अगर खेलना शुरू करता है, तो ऋषभ ताबड़तोड़ पंत बनने के लिए ताबड़तोड़ पहले खेलना पड़ेगा कई बार। पहली बार देखा और उसने 2 छक्के मार दिए, तो ताबड़तोड़ पंत नहीं बन सकता है, मिडल नेम अभी आपको नहीं मिल सकता है, इट्स लाइक एन उपाधि। भैया, उपाधि तो तभी मिलेगी जब थोड़ा-सा आप अच्छा काम करोगे। तो अभी तक तो किसी ने नहीं कहा है कि भाई साहब क्यों रख रहे हो? पर अच्छा ये हो रहा है कि अब वो हमारे टीवी चैनल्स के अंदर भी वो नीचे ना, वो राशिद का नाम राशिद खान नहीं, करामाती खान लिख देते हैं, और वो जो स्क्रिप्ट राइटर है वो भी कमाल, लाजवाब राहुल ही बोलते हैं। तो अच्छा है, चल रहा है, रन मशीन कोहली बन गया है वो, तो इसलिए अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा। अब कमेंट्री में बहुत ज्यादा बात होती है, कई बार ट्रोल भी किया जाता है कि आप इस तरीके से बोलते हैं, और ये चीजें हैं असल में, क्योंकि हुँ। हमने जब सवाल डाले तो लोगों ने कुछ ये भी कहा कि हिंदी कमेंट्री से हमको डाइवर्ट कर दिया है आकाश चोपड़ा ने इंग्लिश कमेंट्री की तरफ। तो और उससे पहले अभी आपने मुझे कहा कि मुझे लगा कि मुझे वापस उस चीज़ पे लेके आना चाहिए कि हिंदी ऑडियंस को जोड़ना चाहिए, और अब हम देखते हैं ना तेलुगु, तमिल सबकी अपनी लैंग्वेजेस आती जा रही है हुँ, कि हुँ। वहाँ के लोग भी कनेक्ट होते चले जाएँ। तो हाउ डू यू सी दैट? एक बात पक्की है कि आप कोई भी काम कर लो, आप जैसा भी, जो भी आपका मन करे आप काम कर लीजिए, एक ऐसा काम जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए हो। तो उसमें आपको हमेशा 2 तरीके के लोग मिलेंगे, एक आपको पसंद करेंगे, एक आपको नहीं पसंद, नापसंद करेंगे। अब थोड़ा-सा आपको ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे नापसंद करते हैं, 2 लोग आपके परिवार वाले सिर्फ़ पसंद करते हैं। होता है कई बार हम मूवी बनाते हैं और मूवी हमें तो बड़ी अच्छी लगती है, हम रिलीज़ भी कर देते हैं, कोई देखने नहीं आता। तो इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली लोगों की नहीं है, इसमें प्रॉब्लम हमारी है कि भई हमने शायद मूवी अच्छे से नहीं बनाई। अब सिमिलरली ये जानना ज़रूरी है कि क्या लोगों को, ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है और कम लोगों को नहीं पसंद आ रही है, या फिर ज़्यादा लोगों को नापसंद है और कुछ लोगों को पसंद आ रही है, तो वो अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अगर मतलब तराजू जो है वो आपके विपक्ष में झुका हुआ है बहुत ज़्यादा, तो उनकी बात मान लो, क्योंकि जनता जनार्दन है, वो सब जानती है। पर अगर आप ये सोचो कि हर बंदे को आप प्लीज़ कर सकते हो, कि जो बंदा हाँ। आपकी मतलब बोले और कहे, वाह! क्या बात है! मतलब हर बंदा वाह-वाही नहीं कर सकता, ये बड़ी सिंपल सी बात है। और कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ लोगों को नापसंद आएगी, लेकिन एक बात तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर और ये इम्पोर्टेंट है मेरे विचार में पर्सनली, कि जब आप कमेंट्री में होने चाहिए तो हो सकता है कोई आपको पसंद करे, कोई आपको नापसंद करे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप कमेंट्री का एक स्टिंट करके चले जाओ और उससे अगर कोई अगर देख रहा है, सुन रहा है और उससे पूछे कि कौन था, तो उसको पता ना हो कि कौन था। अगर, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि वो एक के बाद एक के बाद हमारी स्टिंट चेंज होती है, हर छठे सातवें ओवर में हमारी स्टिंट चेंज हो जाती है, कोई दूसरा सेट ऑफ कमेंटेटर्स आते हैं। तो लेकिन लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जब गए, आपने क्या अपनी कोई छाप छोड़ी, और इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि लैंग्वेज के साथ छोड़नी है, क्योंकि लैंग्वेज तो बताने का ज़रिया है, देखिए माध्यम है, उसको आप इस तरीके की बहुत सोफिस्टिकेटेड हिंदी भाषा में भी बात कर सकता हूँ मैं, कि इस माध्यम का आप इस प्रकार से इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए, उपयोग कीजिए, एंड आई मीन दैट ऑल आई कैन से एज़ वेल। लेकिन वो सिर्फ माध्यम है। लेकिन उसके बीच में 5-6 ओवर में क्या आप खेल को समझाने में समर्थ हो पाएँ? उसके बाद क्या आप ये बता पाएँ, एंटीसिपेशन क्या आप बिल्ड कर पाएँ कि आने वाले ओवर्स में, आने वाली गेंद पे क्या होने वाला है? और आर यू एबल टू जस्टिफाई कि जो जो उस समय क्रिकेट चल रही है, जो 4 ओवर, 5 ओवर आपने कमेंट्री की, क्या आपने उसको एक अच्छे कॉन्टेक्स्ट में रखा? कीपिंग इन माइंड कि आपने 20 ओवर तक दर्शकों को जोड़ के रखना है। आपने पहले ओवर में कह दिया कि अरे ये तो बड़ी बेकार टीम है।
तो वो कहेगा टीवी बंद करो, देख लूंगा स्पोर्ट कार्ड। सो आई एक्चुअली आई एम अपना मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, तो मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ कि हर कमेंट्री स्टेंट जो है उसमें 2-3 बेसिक पैरामीटर्स होने चाहिए। थोड़ा प्रेडिक्टिव होना चाहिए कि क्या हो सकता है, एंटीसिपेशन बिल्ड करना जरूरी है, उसका थिएटर बिल्ड करना जरूरी है। अगर मैच का खत्म हो रहा है, कोई बहुत अच्छी बारी खेल रहा है, तो फिर थिएटर अगर आपने बिल्ड नहीं किया तो फिर क्या मजा आया? फिर तो चौके छक्के तो लोगों ने वैसे भी देख लिए, आपके बोलने की क्या जरूरत है? तो वो थिएटर को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। बाकी सब लोग खुश नहीं होंगे। मतलब बहुत बार होता है, मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी हमेशा मेरे से, दोनों तो कभी खुश, मतलब हर बार तो खुश नहीं होती, एक आधी बीच में नाराज हो जाती है, तो अ, सब चीजें मैनेज करके चलना। आपने भी बोला कि सबको खुश नहीं रखा जा सकता। कमेंट्री करते टाइम होता होगा ऐसा कि आपके साथ ही कमेंटेटर कभी नाराज हो गए, तो हाउ डू यू ग्रेसफुली उस चीज को से कैसे आगे बढ़ते हैं? कभी कमेंट्री के बीच में किसी से झगड़ा हो गया और फिर वो दिल्ली वाला एटीट्यूड बाहर आ गया कि तू बाहर मिल? नहीं, मैं एक्चुअली पता नहीं, दिल्ली वाला एटीट्यूड है ही नहीं। मेरा झगड़ा आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ है, किसी से भी नहीं हुआ है। पर ऑन अ कमेंट्री वाला नोट, इसकी जब शुरुआत की थी ना, अ, तब ये कई बार होता था कि आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, साथ वाले ने कोई ओपिनियन बोली, ओपिनियन के अंदर और किसी बात पे लड़ाई नहीं है, पर ओपिनियन का कॉन्फ्लिक्ट है, एंड आई एम वेरी ओपिनियनेटेड। मतलब और मेरे को ये भी लगता है कि जो मेरा मेरा जो व्यूअर है, उससे मुझे लॉयल होना है। तो अगर मुझे लगता है कि ये ऐसे है, तो मुझे एज़ इट इज़ बोलना। हो सकता है उसके अंदर, एक दिन मेरी वाइफ ने एक्चुअली मुझे मैसेज किया, मैंने कहा इंडिया इंग्लैंड का भी सेमीफाइनल मैच था। तो मैंने कहा ये तो इंडिया हार जाएगा मैच, इंग्लैंड जीत सकते, मतलब जीतना चाहिए, चेज़ करने जा रहे हैं। सो शी सेंट मी अ मैसेज कि आकाश कर क्या रहे हो यार? ये मतलब तरीका क्या है? ये सेमीफाइनल मैच चल रहा है, मेरे दोस्त मुझे कह रहे हैं आकाश देखो क्या कर रहे हैं। मैंने कहा बट आई कांट लाई, दैट्स एन ओपिनियन, आई कुड बी रॉन्ग। सी हो सकता है इंडिया जीत जाए। मैं चाहता हूँ इंडिया जीते, मतलब मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा इंडिया का जीतना। पर मेरी लॉयल्टी जो है, वो जो टीवी पे देख रहा है, जो मोबाइल पे देख रहा है, उसको लगना चाहिए कि आकाश को जो लगता था उसने वो बोला, झूठ नहीं बोला। वो सही है या गलत है, वो टाइम बताएगा। तो जो शुरुआत में जो कॉन्फ्लिक्ट होता था कभी ओपिनियंस के अंदर, अब कम होता है। क्योंकि आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट आल्सो स्टार्ट्स विद सर्टेन अमाउंट ऑफ इनसिक्योरिटी। क्या होता है कि आप तब दूसरे को, क्योंकि आपको लगता है आप तो सही हो, तो आप उतना रूम नहीं देते कि वो भी सही हो सकता है, कि देयर हम्म। इज अनदर ओपिनियन जो सही हो सकती है ना। आपको लगता है आप सही हो, उसे लगता है वो सही है। अब मेरे अपने बायस हैं या नहीं है, हो सकता है उसके भी कोई बायस ना हो, उसकी सोच ही यही है, तो ठीक है यार, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो ये थोड़ा सा शायद उम्र के साथ, थोड़े सिक्योरिटी के साथ वो समझ में आता है। पर लड़ाई एज सच कभी किसी से नहीं हुई, कि क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जो घर पे देख रहा है ना, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी साथ वाले से बनती है या नहीं बनती है। मेरी सुबह मतलब घर से लड़ाई करके गया था, रात को क्या मैं पूरे रात नहीं सोया था या 102 मुझे बुखार है, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पड़ना भी नहीं चाहिए। उसको मज़ा आना चाहिए, अगर वो कमेंट्री सुन रहा है तो उसको पता चलना चाहिए कि भाई मेरे को जो चाहिए था मुझे मिला है, ना उसकी लाइफ़ में कुछ भी हो रहा हो। तो अगर आपस में 2 लोग बैठ के अगर वो कमेंट्री में जुगलबंदी नहीं बना पाते हैं, अगर वो कॉमन ग्राउंड नहीं ढूँढ पाते हैं, तो फिर ना वो ट्रेन के पहिए हो जाते हैं। वो ना एकदम पैरेलल चल रहे हैं, अलग-अलग उसमें। गाड़ी जा रही है एक जगह क्योंकि जाएगी, पर उनका कहीं मिलाप नहीं होता है, सो देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द 2। तो वो मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट राइट। तो ये थोड़ा समय के बाद अब समझ में आ गया है। शुरू में कभी-कभी लगता था जब कमेंट्री शुरू कर रहा था, क्योंकि बड़ा नया था इस प्रोफ़ेशन में। पर अभी बड़ा क्लियर है कि फ़र्क नहीं पड़ता मेरा दोस्त के साथ कर रहा हूँ या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस है, पर अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो है दैट शुड नेवर सफर, एवर सफर। वसीम अकरम की बुक पढ़ रही थी मैं रिसेंटली। ओह! उन्होंने बताया, अपनी बुक में लिखा कि जब मैंने कमेंट्री करियर शुरू किया था तो थोड़ी परेशानी होती थी कि कैसे होता है, क्या सब कुछ होता है। और आप ये किसी की भी बुक उठा के देख लीजिए, सबको ये समस्या शुरू में जो क्रिएटर्स थे फिर कमेंटेटर्स बने वो होती है। आपको कितनी परेशानी हुई? और दूसरी चीज ये कि आपने अभी बोला मेरे को कि ऐसे कमेंट करने पर बीवी के मैसेज आ गए कि आप क्या कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी किसी क्रिएटर के अगेंस्ट बोला हो और डीएम में ऐसे वो थ्रेट्स आ रहे हैं कि भाई क्या बोल रहा है? अ, सो सी का दो, आपके दोनों सवाल का, एक एक तो जो पहला सवाल जो था वो ये था कि भाई क्या कितना मुश्किल रहता है शुरुआत में वो एडजस्टमेंट। हाँ। सी हमारे ये थोड़ा कमेंट्री और ब्रॉडकास्ट के अंदर एक थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी कमी हम में है, कि हम जब क्रिकेट खेल के आते हैं ना, अब चलो मैं तो 10 टेस्ट मैच खेला, वसीम भाई तो 100 टेस्ट मैच खेले, कोई 200 वाला भी आ जाता है, मतलब पाजी भी जब आए कमेंट्री करने, तो हम सबको हम एक स्टैंड पॉइंट से आते हैं कि देख भाई मैंने क्रिकेट खेली है, तो मुझे आता है। तो मुझे आता है, मैंने क्रिकेट खेली है, तो अब मैं जो कह रहा हूँ अब मेरी सुनो, बस कहानी सिंपल सी ये है। तो हम सीखने के लिए उतनी जल्दी तैयार नहीं होते हैं टू बिगिन विद, कि एक नया प्रोफेशन है,
कि मैंने बैटिंग भी तो सीखी थी, मैंने स्टांस भी सीखा था, मैंने ड्राइव लगाना भी सीखा था, तो शायद मुझे कमेंट्री भी सीखनी पड़ेगी। अगर मैं कमेंट्री सीखूँगा नहीं, अगर मैं ब्रॉडकास्ट की लैंग्वेज को नहीं सीखूँगा, तो मैं ब्रॉडकास्टर अच्छा नहीं बन पाऊँगा। तो एक तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो मैं तो एक्चुअली वॉइस मॉड्यूलेशन भी कराई क्योंकि मेरी वॉइस बहुत कर्कश हुआ करती थी, अभी भी है इफ आई एम नॉट ऑन कैमरा। तो मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन का कोर्स किया। ये अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत तेज़ बोलता था, अभी भी बोलता हूँ, अगर आपसे बात कर रहा हूँगा तो बहुत तेज़ बोलूँगा। लेकिन जब माइक के पीछे जाता हूँ तो आई स्लो डाउन, क्योंकि तेज़ बोलने वाले को सुनने में अच्छा नहीं लगता अगर मैं टीवी में सुन रहा हूँ तो। सो वो अंडरस्टैंडिंग कि एक नया प्रोफ़ेशन है, उसके लिए मतलब मैंने तो कहीं से कोई शिक्षा ली नहीं है, मैंने क्रिकेट खेली थी सारी ज़िंदगी। अब अगर ये काम करना है तो ये भी सीखना पड़ेगा। तो ये एक शुरुआत में वो लेसन थे, तो शुरुआत में वो थोड़ा मुश्किल था, वॉइस मॉड्यूलेशन थोड़ा-सा और अपर डायफ्राम और धीमे बोलना एंड ऑल ऑफ दैट वो सीखा। कि भई हवा आवाज़ में कितना टिम्बर होना चाहिए और दूसरा जो है वो रेगुलर है, वो मतलब वो चोली दामन का साथ है, कि आपने किसी के बारे में बोलना है, क्योंकि आपको तो ऑनेस्ट रहना है। सी 2 तरीके हैं, आप नहीं भी ऑनेस्ट आप डिसऑनेस्ट भी हो सकते हो, कि यार किसी को बुरा लगेगा। तो मतलब कहा जा सकता है आप निकल सकते हो, कोई आपकी गन तो नहीं रखेगा सर पे कि आपने ऐसा क्यों बोला। पर ये है कि अगर आप ऑनेस्टली बोल देते हो तो देन देयर इज़ अ बैकलैश होता है और बहुत गालियाँ भी पड़ती हैं कई बार। कई बार आपको अपने वो कमेंट सेक्शन बंद करने पड़ते हैं कि यार मुझे गाली तो दे दी पर मेरे बीवी और अब बच्चों को तो छोड़ दो प्लीज़ यार। वहाँ तक मत जाओ। तो वो दैट हैपेंस पर ठीक है, इट्स ओके। आई मीन बहुत प्यार भी देते हैं ना। सो वही बात है कि प्यार ज़्यादा मिलता है और गालियाँ थोड़ी कम मिलती हैं। तो जब प्यार इज़ मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं पब्लिक कंज़म्पशन के लिए कर रहे हैं और पब्लिक कंज़म्पशन के लिए आप कुछ भी करोगे, किसी की भावनाएँ तो छिड़ जाती हैं। अब छिड़ जाती हैं तो बहुत गालियाँ पड़ती हैं कई बार। तो आज सुबह भी 3-4 लोगों को ब्लॉक भी किया मैंने ट्विटर पे क्योंकि ऐवें ही कुछ बोले जा रहे थे। मैंने कहा यार मैंने तो कोई बात भी नहीं की है, किसके बारे में मैंने क्या बोला है, तू गाली क्यों दे रहा है यार? पर ठीक है, इट्स ओके। आई थिंक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। आकाश चोपड़ा ने वॉइस मॉड्यूलेशन सीखा है कमेंट्री करियर में आने से पहले। आकाश चोपड़ा ने डोमेस्टिक में काफ़ी सारे रन्स बनाए हैं। आकाश चोपड़ा का इंटरनेशनल करियर अनफॉर्च्यूनेटली उतना लंबा नहीं गया। तो आप मुझे पहले ये बताओ कि आपने क्रिकेट करियर और कमेंट्री करियर दोनों में से किस पे ज़्यादा फोकस किया? किसके लिए किसको ज़्यादा टाइम दिया इवेंचुअली? क्रिकेट खेलने में, खेलना मैं तो एक्चुअली अ, 9 साल की उम्र में था एक्चुअली मैं तो 7 साल की उम्र में जॉइन करना चाहता था क्रिकेट अकेडमी, कोच ने वापस भेज दिया। उसने कहा ये ना ये क्रैश नहीं है यहाँ, छोटे बच्चों को नहीं रखते, आप घर जाओ। तो मैं 9 अब 2 साल के बाद आना, फिर मैं 9 साल का था फिर पहुँच गया। तो 9 साल से 25 साल तक तो मतलब एक अकेडमी में खेल ही रहा था, 25 साल में आई मेड माय डेब्यू। तो 16 साल तो वो हो गए। उसके बाद रिटायरमेंट मैंने अनाउंस की होगी शायद 2013 के इर्द-गिर्द कभी वो दैट वाज़ माय लास्ट ईयर दैट आई प्लेड तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा साल खेली है, तो क्रिकेट के ऊपर ऑब्वियसली ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। और कहते भी हैं ना कि इट्स ईज़ियर सेड देन डन ये अंग्रेज़ी में वैसे भी एक कहावत है। तो बातें करना तो फिर भी आसान है, वॉइस मॉड्यूलेशन भी आप सीख सकते हैं, ब्रॉडकास्ट की लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत आसान है, ऐसे करके कर लो हो जाएगी। पर पर क्रिकेट खेलने में मेहनत बहुत लगी और बहुत साल लगी है। बहुत वो जो कहते हैं मैन आवर्स बहुत सारे मैन आवर्स लगे हैं सुबह-सुबह से रात-रात तक का। बुरा सो लगता है क्रिकेट में मतलब थोड़ा-सा ऐसा कि थोड़ी-सी और मेहनत होती शायद कुछ और चीज़ें होती। मतलब कमेंट्री करियर इज़ अ प्लस आपका बहुत हुँ। अच्छा गया लेकिन क्रिकेटिंग करियर पूरा टाइम दिया। बिल्कुल बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है एक्चुअली। इंटरेस्टिंगली इनफ आई विल टेल यू व्हाई और उस समय आपको लगता है कि यार ये हो जाता, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, सारी चीज़ें लगती हैं, वो हम सबको लगती हैं। पर ये सच है कि जो मतलब मैंने 10 टेस्ट खेले, कोई अगर 50 टेस्ट खेलेगा तो उसको लगेगा यार 100 तक तो पहुँच सकता था ना अगर 50 के लायक हूँ तो। जो 100 खेलता है वो कहता है यार यार मतलब वो 10,000 रन्स पूरे नहीं हुए, तो 10,000 रन्स तक तो जा ही सकता हूँ ना, मतलब मैं 7,000 प 555 रन पे रुक गया यार। तो कहाँ पे जाके आप यू विल से कि अच्छा मेरा ये ना अब ये ठीक है, अब मैं सैटिस्फाइड हूँ। तो सैटिस्फैक्शन अनफॉर्च्यूनेटली वो जो बाहर के जो इवेंट्स हैं उनके साथ आने वाली नहीं है और ये थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो लेट आती है लाइफ में। तो ये नहीं कहूँगा कि जब खेल रहा था और तब मन में वो मलाल नहीं था कि यार मेरे को और चांस मिलने चाहिए। मैं बहुत कोशिश कर रहा ऑफ कोर्स एवरीबॉडी ट्राइज़ मैंने भी बहुत मेहनत की और जब ड्रॉप हुआ टीम से उसके बाद मतलब पागलों की तरह से मेहनत की, ऑब्सेशन वाली मेहनत की कि वापस आना है टीम के अंदर। बहुत करीब आया, वापस नहीं आ पाया। तो तब लगता है कि यार लाइफ भी फेयर नहीं है, मैंने तो सबसे ज़्यादा रन्स भी बनाए इंडिया में, फिर भी मेरा नाम नहीं आया है। आई मीन दोज़ आर द थिंग्स दैट यू गो थ्रू। पर जब आप वो 40-45 के इर्द-गिर्द पहुँचते हैं, जब आप ज़िंदगी को थोड़ा-सा हट के, थोड़ी-सी और शायद बाल सफ़ेद करके सीखते हैं,
तो देखते हैं तो आइडिया होता है कि आई मीन आई पर्सनली कॉल माई सेल्फ गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, कि मेरे से ज़्यादा मतलब बचपन में खेलता था, उसके बाद इंडिया के लिए खेला, अब खेल के बारे में बात करता हूँ। आई मीन कौन ऐसा ब्लेस्ड आदमी हो सकता है कि भारत के लिए जब मैं खेला भी तो 2004 में खेला था गरिमा जी, उसमें ना जो मैच खेला वो आज भी लोगों को याद है। मैंने 50 भी नहीं बनाया था ऑस्ट्रेलिया में एक भी, लेकिन आज भी याद है लोगों को कि अच्छा यार वहां पे ना उसने 40 बनाए थे। अरे यार 40 तो बिल्कुल। बहुत लोगों ने बहुत बार बनाए हैं, पर आई मस्ट बी मतलब वन ऑफ दोज गाइज की यार बड़ा लकी बंदा है कि 40 बनाए तो भी लोग याद रखते हैं। और पाकिस्तान हम गए, पहली बार पाकिस्तान जीते थे, फर्स्ट टाइम एवर, पहला टेस्ट हम जीते। वीरू ने 200 बनाया था उस मैच के अंदर, 300 सॉरी 300 मुल्तान में। सो आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट टूर। आई मीन ख्वाहिशें तो हज़ारों हो सकती हैं, सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। तो बड़ा फॉर्च्यूनेट हूँ कि ये भी हो सकता था कि आई मीन मैं कंटेंट बना रहा हूँ, कमेंट्री कर रहा हूँ, लोग रिजेक्ट कर देते। मेरे साथ और भी बिल्कुल। लोग थे, तो क्या वो कर देते रिजेक्ट, तो आज काम नहीं कर रहा होता, अभी मुंबई में हूँ, दिल्ली में रहता। तो कुछ और शायद अकेडमी में कोच बना होता। आई मीन कुछ तो काम करना था। तो अगर हर चीज़ के उसके हिसाब से नाप-तोल के देखूँ तो आई फील ऑनेस्ट एंड आई स्वेयर टू गॉड, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आई कंसिडर माय सेल्फ गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। बहुत ब्लेसिंग्स हैं। इंडिया के लिए कोई एक मैच खेल लेना इस देश के अंदर, उसके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये, क्योंकि आई मीन कितने करोड़ों लोग हैं वो आपके लिए बिल्कुल। दुआ करते हैं ऐसे फ्री में। मतलब वो कहते हैं ये अच्छा करे, जान-पहचान नहीं है, वो बर्थडे पे विश करते हैं। वो कहते हैं कि यार ये कर रहा है बहुत अच्छा करे, इंडिया के लिए अच्छा करे। आई मीन क्या रिलेशन है हमारे उनसे? तो वी आर ऑल वेरी ब्लेसेड, तो हमारे को कोई कंप्लेन, रिग्रेट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए अगर आप पीछे मुड़ के देखें, मतलब इससे बेहतर क्या होगा? सब कुछ सही चल रहा था। हुँ। आकाशवाणी कैसे शुरू हुआ? इंटरेस्टिंग है। तो आकाशवाणी की कहानी ये है कि आकाशवाणी कुछ करना था, क्या करना था हुँ। नहीं पता था, कि क्यों करना था ये भी नहीं पता था, पर कुछ करना था। तो करना हमने शुरू किया। तो मेरा एक नेफ्यू है, वो पौंडीचेरी रहते हैं, मैं यहाँ मुंबई में आ चुका था तब तक। तो हमने कहा चलो मैच के बाद ना थोड़ा-सा ऐसे करते हैं, थोड़ा-सा एक कंटेंट का पीस बनाते हैं और डाल देते हैं, आकाशवाणी करके। तो डाल दिया। तो शुरुआत हमने ऐसे ट्विटर वगैरह पे डालने से शुरू की थी, और कर हम बड़े रिलिजियसली रहे थे। तो ये हमने जीवन में एक काम बड़ा अच्छा किया, क्रिकेट ने सिखाया कि बड़ा डिलिजेंटली और ऑनेस्टली काम करो, पूरी शिद्दत से करो। अगर काम कर रहे हो तो शिद्दत से करो, फिर देखो क्या होता है। तो करना शुरू किया ऐसे ही। फिर एक दिन कुछ कहा यूट्यूब भी एक जगह होती है, वहाँ डाल दो। तो वहाँ डालना शुरू कर दिया। सुबह 7 बजे डालना शुरू किया। ढाई-ढाई 3-3 मिनट के पीस डालने शुरू किए। 5 साल पहले की बात है। ऑनेस्टली कोई भी प्लेटफ़ॉर्म एक्सेप्ट दीज़ सोशल मीडिया छोटे वाले, जो जिसमें नैनो कंटेंट फिर भी चलता है। हुँ। और यूट्यूब वगैरह में कौन देखता था? ढाई मिनट के पीस को कहते थे, "अरे बात तो कर लो, अभी तो शुरू हुआ है।" तो अभी तो भूमिका बाँधी है, अभी तो काम शुरू होगा। तब तक तो मेरा कंटेंट पीस खत्म हो गए, अगले पे चले जाते थे। तो किसी ने समझाया नहीं था, किसी ने दिखाया नहीं था। 7 बजे कोई सुबह उठेगा नहीं उठेगा ये भी पता नहीं था। पर ऐसे डालना शुरू कर दिया कुछ। तो फिर वही बात कि लोगों ने पसंद किया। 2 दिन नहीं डाला तो बहुत सारे उसके पीछे से रिस्पॉन्स आया कि भाई साहब आकाशवाणी कहाँ है? 7 बज गए, हम तो इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा 7 बजे अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो डालनी पड़ेगी। तो फिर इस लेवल का हो गया कि एंड दिस इज़ एवरीथिंग विदाउट मेकिंग अ सिंगल पेनी, मतलब कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई पैसा नहीं है। यूट्यूब आपका चैनल, आपको आइडिया होगा कि मोनेटाइज़ेशन इतनी सी भी नहीं होती, मतलब दाढ़ भी गीली नहीं होती है। तो तो उसमें मेरा नेफ्यू और मैं 2 लोग हैं सिर्फ़ हमारे, मेरी वाइफ़ वो होल्ड करेगी कैमरा, कभी बेटी होल्ड करेगी कैमरा। और छुट्टियों पे भी बनाया हमने। मतलब मैं बाली में हूँ, मेरा नेफ्यू इज़ इन फ्रांस, इंडिया मैच खेल रही है इंग्लैंड में। और मैं मैच देख के, हाइलाइट्स देख के, सब कुछ करके मैंने शूट किया। सेल्फी ऐसे ही पकड़ के सेल्फी स्टिक पे। बहुत जल्दी सुबह-सुबह शूट करना था, सब सो रहे थे और उसको भेजा। तो वो फ्रांस में बैठा है, उसने उसको एडिट किया, अपलोड किया। क्यों कर रहे थे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि करना क्यों है ये काम। पर क्योंकि लोग पसंद कर रहे थे तो लगा कि ये करना चाहिए, क्योंकि लोगों को एक आदत सी हो रही है, अच्छा लग रहा है। एंड दैट्स इट। और उसके बाद करते-करते हम यहाँ पहुँच गए। और जब आकाशवाणी ऑब्वियसली अब जियो पे गई है। सो रियलाइज़ेशन ये था कि इतना बड़ा देश है हमारा, हम कहते हैं क्रिकेट हमारा धर्म है, और एक भी एक्चुअली क्रिकेट का शो, डेली क्रिकेट शो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है हमारे देश में, हुँ। एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। कि मतलब जो शो जिसको आप शो कह सको, मतलब ऐसे कैमरा लगा के बात करना तो मैं रोज़ कर रहा था, बट दैट्स नॉट रियली अ शो ना, मतलब इसमें शो क्या है? तो एक कैमरा लगा के बात किया, किसी ने एडिट करके पीस डाल दिया, इट्स लाइक अ कंटेंट पीस, बट इट्स नॉट अ शो। मैंने कोई फीचर नहीं किया, किसी से इंटरव्यू नहीं किया, कोई स्टोरी कवर नहीं की, मैंने ऑन ग्राउंड जाके किसी को कुछ नहीं किया। आई मीन इट्स नॉट रियली अ शो। तो वो एक बड़ी चाह थी कि करना ज़रूर है। तो जियो ऑफ कोर्स केम ऑन बोर्ड एंड सेड कि हाँ यार ये करते हैं, क्योंकि ये वॉयड है, हमारी जैसी कंट्री में ऐसा नहीं है, तो ये तो लानत है हम पे।
तो फिर करना शुरू किया, हैशटैग आकाशवाणी इज डूइंग वेल, टच वुड। तो वंस अगेन, अगेन गॉड इज वेरी काइंड, यू सी। आपने जिक्र किया वो 40 रन की पारी का। 2003-4 इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे थी, वहां पे ये पारी आई थी, सब लोग बहुत मानते हैं क्योंकि हम वो सीरीज शायद जीत जाते, ड्रॉ हुई थी वो सीरीज। उसके बाद अब जो हाल है, 2 बार बॉर्डर गावस्कर की ट्रॉफी टीम इंडिया के पास है, 2 बार से वहां जाके उठाया है। तो अब की टीम और पहले की टीम में ऐसा क्या डिफरेंस लगता है? देखिए, चीज़ें बहुत बदली हैं एक्चुअली, क्योंकि अ, अगर आपको वैसे तो कंपेयर करना एराज़ कोई अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि वो दूसरा युग है, दूसरा युग है। पर कुछ-कुछ चीज़ें जो ना, जस्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मॉडर्न डे जो कंज्यूमर ऑफ क्रिकेट है, वो शायद उतना नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके से खेल खेला जाता था, अभी कैसे खेला जाता है। या 2001 की एक जो श्रृंखला थी, जो भारत में हुई थी एक्चुअली, 3 मैच सीरीज़ थी, जिसके अंदर ईडन गार्डन्स में फॉलो ऑन के बाद वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की वो पारी थी, तो वो 2001 था। 3 मैच की आउटस्टैंडिंग टेस्ट सीरीज थी। उस समय क्या था ना, कि हमारी टीम जो थी, वो एक मिड टेबल टीम हुआ करती थी। हमसे ऊपर 4 टीमें हमसे बेहतर होती थी। तो हम मतलब बाहर जाके तो स्ट्रगल करते ही करते थे, पर घर पे भी हमारे कोई मतलब कोई ऐसे कोई हम फन्ने-खा नहीं थे। हमें कोई हरा जाता था, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं हारते थे घर पे भी। तो वो एक जानना बड़ा ज़रूरी था कि लिमिटेड हमारे पास बीसीसीआई वाज़ नॉट द सेम बीसीसीआई बैक देन। आई रिमेंबर जब हम गए ऑस्ट्रेलिया, तो कुकुबरा की बॉल होती है जिससे क्रिकेट खेली जाती है जब आप वहाँ जाते हैं, और बड़ी महँगी बॉल होती है। तो हमें बड़ी लिमिटेड स्टॉक में बॉलें मिलती थी कि इतनी ही बॉल्स हैं, आपको पूरे टॉर पे निकालनी है। तो अगर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है ना, तो ये लो एसजी टेस्ट की बॉल, इससे खेलो। हम इंडिया से एसजी टेस्ट की बॉल साथ लेके जाते थे। अब मैच तो होना है कुकुबरा की बॉल से, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है एसजी टेस्ट की बॉल से, क्योंकि भाई बोर्ड के पास उतना ही पैसा था, उसके बावजूद आप जो-जो चीज़ें कर सकते हो वही करोगे, और इसमें कोई मतलब थिंग्स आर चेंजिंग। हो सकता है आज कोई ज़िम्बाब्वे जो है वो शायद इसी दौर से गुज़रते हो और वो स्ट्रगल करते हो। आई एम नॉट सेइंग कि हम ज़िम्बाब्वे थे, पर हम आज का इंडिया भी नहीं थे। तो वो जो स्ट्रगल थी वो अलग लेवल की स्ट्रगल थी, नेट बॉलर नहीं मिलते थे। आज की डेट में हमारा मतलब बीसीसीआई, क्योंकि हमारे पास अब पैसे इतने हैं और हम बड़े कमिटेड हैं कि हमें खेल को आगे लेकर जाना है। हम तो 8-8 10-10 लोग नेट बॉलर्स भेज देते हैं साथ में। हमें बिल्कुल परवाह नहीं होती। हमने पूरा पर्थ का मैदान, अभी जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे वर्ल्ड कप से पहले, हमारी सिर्फ एकमात्र ऐसी कंट्री थी जिसने पूरा का पूरा ग्राउंड हायर पे कर लिया था, कि ये 10 दिन ही हमारा ग्राउंड है। हम वाका को हम तैयार करेंगे, क्योंकि हमारी टीम को प्रैक्टिस चाहिए। अब हम जीते या नहीं जीते, दैट्स अ सेपरेट इश्यू, पर तैयारी में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि रिसोर्सेज़ को अवेलेबल कराना वो अब बीसीसीआई के वो बस की बात थी, पहले नहीं हुआ करता था। उस ज़माना बहुत अलग था। तो उस दृष्टिकोण से अगर आप देखें, उस बैकड्रॉप में अगर आप देखें कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया अगर आप जाते हैं, तो हर किसी का ये मानना था कि आप 3 मैच की श्रृंखला है तो 3-0, 4 की है तो 4-0, आप जा तो रहे हो पर हारने जा रहे हो, और हुँ। 5वें दिन भी मैच जाएगा नहीं, 3 साढ़े 3 4 दिन में आपका काम समाप्त है, बाकी करके आ जाओ। तो वहाँ पे ड्रॉ करना सीरीज़, एक ऐसी सीरीज़ जो बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमें जीतनी चाहिए थी। थोड़ी-सी भी अंपायरिंग अगर ठीक हो जाती तो हम सिडनी में ऑस्ट्रेलिया को मार देते। पर चलिए, बायगॉन्स भी बायगॉन्स। पर वो इस उस दृष्टिकोण से जब आप देखते हैं तो लगता है कि यार वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। क्योंकि ना कोई कभी ना कभी नींव ज़रूर रखता है। तो उसके ऊपर नींव भूल जाते हैं लोग, इमारत देखते हैं बड़ी कितनी सुंदर है यार। तो ये जो अब हम देख रहे हैं, दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। जब हम नंबर 1 टीम है वर्ल्ड की, अब हमसे खेलने के लिए लोग आते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि हमारे साथ आप क्रिकेट खेलिए। एक ज़माना था जब हम हमसे भी पीछे जाएँगे तो हमें पैसे देने पड़ते थे। हम इंग्लैंड को पैसे देते थे कि प्लीज़ आइए आप इंडिया में मैच खेल लीजिए हमारे साथ आके, और वो कहते थे चलो अच्छा ठीक है, पैसे तो हम ले रहे हैं पर जब टाइम होगा तो हम आएँगे। आज ऐसा होता आज था? जी, ये इंडियन क्रिकेट की सच्चाई है ये। और बहुत ज़्यादा साल पहले की नहीं, 50 साल पहले की बात है ये। 50 साल पहले बीसीसीआई हैड टू पे कि आप प्लीज़ हमारे साथ आके क्रिकेट हमारे देश में खेल लीजिए। तो आते नहीं थी टीम्स। तो ये सच है। अब वहाँ से यहाँ तक का रास्ता, जहाँ पर अब हम कहते हैं कि इंडिया जहाँ जाती है उसकी इकोनॉमी को ठीक कर देती है। कि ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, आई मीन एवरीबॉडी, हर हर क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड राइट नाउ वेट करता है, हमारे साल में एक बार दिवाली आती है, और दिवाली तब आती है जब इंडिया हमारे देश में खेलने आता है तो। आई मीन तो फिर सडनली आपका आपका रुतबा बहुत बड़ा है। तो वो जो हम लोगों ने जब किया था, हमसे पहले वाली जनरेशन ने किया था, अब जैसे 1971 में जब हम पहली बार इंग्लैंड को हराने में कामयाब हुए थे, इट वाज़ दैट टाइम बाय द वे, हमने उनको वहाँ हरा दिया था जब इंडिया आते तो पैसे देते थे हम। हमने जबकि उनको जाके उनके घर में हराया। तो तो ये 1971 या 50 साल पहले की बात हुई। तो वहाँ उन्होंने नींव रखी थी।
हमने उसके ऊपर शायद थोड़ा-थोड़ा वो पार्किंग लॉट तैयार किया था। इसके ऊपर ये जो है ये आप खूबसूरत सी इमारत देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी लग रही है एक्चुअली। आप दिल्ली में होंगे तो टीवी टावर जैसी लग रही है एकदम। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इन बड़ी सीरीज में ना आपको एक लाइन मिल जाती है, जैसे वन लाइन, जैसे विवेक राजदान की बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, गाबा हुँ, का टूटा है घमंड। घमंड करेक्ट। आप मिस करने वाले हो इस बारी, ऐसा जी, है? जी। तो अ, कैसे, मतलब व्हाट इज द स्टोरी? हाँ, स्टोरी स्टोरी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू बी देयर। तो वो अभी मैं नहीं हूँ। कमेंट्री भारत के मैचेस होते देखूँगा सारी गेंदें। एवरी बॉल आई विल वॉच क्योंकि मेरे दिल के बहुत अज़ीज़ है, चाहे कमेंट्री करूँ या ना करूँ। आई मीन इंडिया खेल रहा है तो मैंने देखना है। मिस तो करूँगा क्योंकि 10-12 साल से एक्चुअली जब भी भारत भारत में खेला है इट फील्स अ लिटिल ऑड कि आई एम नॉट इन द कमेंट्री बॉक्स पर ठीक है, आई थिंक बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है और थोड़ा-सा अभी बदलाव आया है। अभी व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इज़ हमारे पास अभी डब्ल्यूपीएल हमने करना है, हमने आईपीएल करना है। डब्ल्यूआईपीएल क्लैश भी करेगा 1-2 टेस्ट मैचेस के साथ और आकाशवाणी इज़ गोइंग ऑन एवरी सिंगल डे। सो सो वी आर डूइंग व्हाट वी कैन डू पर ठीक है, ऑन कमेंट्री के अंदर फिर वही ना कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। किसी को आकाश नहीं, किसी को कुछ नहीं मिलता तो दैट्स बिल्कुल, ठीक है। डब्ल्यूपीएल और काफ़ी सारे राइट्स जो हैं वो स्पोर्ट्स 18 के पास है, आकाश वहाँ जी। दिखेंगे। आकाश, काफ़ी सारी ट्रोलिंग, क्योंकि क्रिकेटिंग हुँ, करियर और उसके बाद आईपीएल आया तो थोड़ा-सा आईपीएल भी खेला गया। जी। जब आपकी कोई बात किसी को पसंद नहीं आती तो वो लोग एक स्क्रीनशॉट डालते हैं आपके स्टैट का। हाउ जी। डू यू डील विद दिस? मतलब इस चीज़ से कैसे डील किया जाता है? अ, बिल्कुल भी मुझे तो एक्चुअली आई फाइंड इट हिलेरियस समटाइम्स अनलेस कि वो गाली दे रहा हो। गाली ना दे बाकी सब कुछ ठीक है। और आई फाइंड इट स्लाइटली अब तो फ़र्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि थोड़ा चिकना खड़ा सा हो गया हूँ मैं, कि यार मुझे एक बात बताओ आपने मेरे को मेरे क्रिकेट के स्टैट्स दिखाए, तो क्रिकेट के स्टैट्स के चलते तो क्या हो सकता है? क्रिकेट की टीम में सिलेक्शन हो सकता है और आपको खेलने के लिए या तो रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो वो दोनों काम तो मैं कर नहीं रहा हूँ। भाई क्रिकेट स्टैट्स के साथ तो भई बराबर ही चल रहा है कि आई एम नॉट प्लेइंग राइट नाउ सो डोंट थ्रो क्रिकेटिंग स्टैट्स एट मी क्योंकि अगर आप मुझे मेरे क्रिकेट के स्टैट्स दिखा के ये बता रहे हो कि आपको ये बोलने का हक है या नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली आप तो अपनी स्कूल की टीम में भी नहीं थे। आई मीन अब मैं क्या बोलूँ मतलब ओके फाइन कि एटलीस्ट मैं गूगल कर आप मुझे गूगल कर सकते हैं, क्रिकेइन्फो मेरा स्टैट आपको दिख जाएगा, आप कहाँ हो? थोड़ा-सा गिरेबान में झाँक के देखना ज़रूरी है। पर मेरा फिर भी ये मानना है कि जस्ट बिकॉज़ मैंने क्रिकेट खेली है इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरा ये मतलब मालिकाना हक है कि मैं ही बोल सकता हूँ। बोल सब सकते हैं, क्योंकि अगर रोड खराब होती है, तो आपको पता चलता है रोड खराब है और आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हो। आप ये नहीं कहते हो कि अभी तूने कभी रोड बनाई थी? तुझे पता है रोड बनती कैसे है? जब तुमने आज तक रोड ही नहीं बनाई, तुम रोड के बारे में कैसे कंप्लेन कर सकते हो? आई मीन दिस इज़ रिडिकुलस कि आप खाना खाने जाते हो, खाना बनाना नहीं भी आता हो तो भी बता देते हो कि खाना अच्छा नहीं है, मुझे इसमें मिर्ची तेज़ है। अब ये थोड़ी ना कहते बेटा तूने कितनी राजमा चावल की प्लेटें बनाई थी जो आपको कैसे पता राजमा अच्छा है या नहीं है? सो हमारे देश में है थोड़ा लोगों को प्यार इतना है, कई बार दे लूज़ कंट्रोल, लूज़ पर्सपेक्टिव बट इट्स ओके आई थिंक पब्लिक जो भी स्फीयर में जो भी काम करेगा उसको उसके साथ सब कुछ वो तो लोग तो कोहली को गाली दे देते हैं। आई मीन अब फिर आकाश चोपड़ा को क्या है, गाली सबने खानी है। जो भी पब्लिक सर्विस कर रहा है एक तरीके की व्हाटएवर ही इज़ परफॉर्मिंग इन पब्लिक तो उसकी गाली तय है, चाहे उसका नाम कोई भी हो। आईपीएल का कोई ऐसा किस्सा है, मतलब हम देखते हैं ना, रॉस टेलर की अभी बुक आई थी तो उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के ओनर्स के अगेंस्ट वो चीजें लिखी थी। उससे पहले भी क्रिस गेल बोल चुके हैं आरसीबी के अगेंस्ट, पार्थिव पटेल ने भी कुछ कुछ बातें कही थी कि टीम मैनेजमेंट के ऊपर और बाकी सारी चीजें। आप केकेआर के खेमे में रहे थे, तो आपके अपने एक्सपीरियंस से तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जो मतलब टीम के बारे में बताते हो, क्योंकि आप बहुत क्लोज रहते हो उन सब चीजों के। सी पर्सनली मैं एक्चुअली केकेआर में था जिसमें मैंने 2 साल गुज़ारे वहाँ पर और 1 साल मिडल ऑफ द टूर्नामेंट मुझे वापस भी भेजा गया था। दैट वाज़ द सेकंड आईपीएल जो साउथ अफ्रीका में हुई थी। फर्स्टली तो आई एम अ ह्यूज शाहरुख खान फैन और शाहरुख वाज़ एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट। वो 70 मिनट वाली जो स्पीच जो जो सब सुनते हैं कि ये चक 70 दे मिनट इंडिया। चक दे। मैंने एक्चुअली लाइव देखा है। मैंने तो उनको एक रूम फुल ऑफ क्रिकेटर्स और उन्होंने बात की। साउथ अफ्रीका का हमारा बहुत खराब कर रहे थे, हम अच्छा कर नहीं रहे थे। ही केम, ही स्पोक extempore and honestly spellbound कि मैं यू आर हैंगिंग ऑन टू एवरी थ्रेड एंड इट्स नॉट कहीं रिटन विटन तो नहीं है सिर्फ बोल रहा है बंदा और ह्यूज फैन एनीवे
एक चीज जो थी वो ये थी कि वंस अगेन मीडिया वाज पार्शियली रिस्पांसिबल फॉर इट, बट दिस इज व्हाट मीडिया डज, इट्स ओके, दैट्स देयर जॉब। वो फेक आईपीएल प्लेयर की कंट्रोवर्सी हुई थी, वो तिल का ताड़ बनाया गया कि मैंने लिखा है, मैं लिख रहा हूँ, इस वजह से मुझे वापस भेजा गया है। मतलब उसमें इतना रत्ती भर का भी सच नहीं था, पर किसी के पास ये समय नहीं था ये जानने का कि यार अच्छा ये एक्चुअली में हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या फ़र्क पड़ता है? सब अपनी रोटियाँ सेक रहे थे। सो दैट लेफ्ट अ लिटिल लाइक अ सावर टेस्ट इन द माउथ कि बंदे एंड में उस बंदे ने किताब लिख दी कि भाई देखो मैं हूँ, मेरा नाम अनुपम मुखर्जी है, मैं फेक आईपीएल प्लेयर था, मैं लिखता था। और वो ठीकरा मेरे सर पे फोड़ा गया था, व्हिच इज़ ओके। पर अब मैं उसको पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक्चुअली मैं तो उस पे भी हँस लेता हूँ कि इट्स ओके यार। ठीक है, जो अपना काम कर रहे हैं, जिसका दुकान चल रही है, चलने दो। आई थिंक दैट्स व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। और फिर वही है कि अगर आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जो पब्लिक कंज्यूम करती है, तो उसके कहीं न कहीं कुछ ना कुछ रिपरकशंस तो होने वाले हैं। तो व्हिच इज़ दैट वाज़ वन ऑफ दोज़, बट अदर देन दैट नथिंग एक्चुअली। कोई ऐसी टीम में या टीममेट्स में आई तो लव्ड माय टाइम कि मतलब बहुत मज़ा आया। वन्स अगेन प्रिविलेज थी एक्चुअली कि सडनली पहला साल, दूसरा साल किसी को पता भी नहीं था टी20 क्रिकेट क्या होती है। तो उसमें सबके साथ आप रह रहे हो, बात कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो। आई मीन आई लव्ड इट। आई हैड अ गुड टाइम। बट एक्चुअल में ऐसा होता है, मतलब ऐसे जो जो बुक्स में एक्चुअल में लिखा जाता है, डज दिस हैपन? आई डोंट नो। सी किसी के साथ होता होगा तो आई एम श्योर वो लिखते होंगे तो सच ही लिखते होंगे, झूठ तो नहीं बोलते होंगे। अगर अगर मेरी आँखों के सामने नहीं हुआ तो आई वोंट बी एबल टू कमेंट कि भाई हुआ या नहीं हुआ। पर कई बार जो मतलब जो हियर से है, जैसे अब ये बताया गया कि आकाश चोपड़ा को इसीलिए साउथ अफ्रीका से भेजा क्योंकि वो फेक आईपीएल प्लेयर हैं। उनका फ़ोन और उनका क लैपटॉप जो है कॉन्फिस्केट किया गया। मैंने कहा मेरा फ़ोन मेरे हाथ में है यार। लैपटॉप तो मैं लेके भी नहीं गया था, वहाँ पे मेरा कॉन्फिस्केट क्या किया इन्होंने? और उसने तो लिखा कि हम डरबन में, मैं तो केप टाउन में बैठा हूँ। तो हाउ इज इट ट्रू? तो वो दैट वाज अगेन अ मीडिया क्रिएटेड स्टोरी। बट ठीक है, उस समय था, वो थोड़ा फन था। पर अब किसी ने लिखा है, अगर अपने बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस अगर कोई लिख रहा है, तो आई लाइक टू ट्रस्ट द गाय कि अगर आप ये लिख रहे हैं तो आप सच लिख रहे होंगे। झूठ बोलने का आपका किताबें दो कम भी बिक जाएंगी, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? झूठ तो नहीं बोलेगा कोई, ऐसा मुझे लगता है। आई मीन मैं तो नहीं बोलूंगा झूठ एटलीस्ट। और आई आई अज्यूम कि किसी को भी 5 किताबें ज्यादा बेचने के लिए अगर झूठ बोलने की आवश्यकता है तो मत लिखो। पैसे कमाने के लिए थोड़े से और भी जरिए हैं वैसे दुनिया में। हमने आपके बारे में ट्वीट किया था कि हम आकाश चोपड़ा से बात करने वाले हैं। आपके ओके। कुछ सवाल हैं तो आप हमें बता सकते हैं। कुछ लोगों के सवाल आए। कुशल हैं एक, उन्होंने पूछा है कि आकाश ने पंकज सिंह के साथ काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेला हम्म। है। क्या पंकज सिंह को भारतीय टीम में और ज़्यादा मौके नहीं मिलने चाहिए थे? मिलने चाहिए थे, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पंकज सिंह बेचारा एक मैच खेला, वो भी किस्मत होती है देखो। एक मैच खेला, उसके अंदर एक जड्डू से कैच छूटा था, थर्ड स्लिप या गली में कहीं खड़े थे। आई थिंक एलिस्टर कुक का कैच था। एलिस्टर कुक ने उस मैच में फिर शायद बहुत सारे 150-200 रन बना दिए। उसके बाद उनको कभी दोबारा खेलने का मौका ही नहीं मिला। वेरी सैड। तो अनफॉर्च्यूनेट है, और ऐसे बहुत सारे किस्से रहते हैं। पंकज सिंह के अगर आप फर्स्ट क्लास के नंबर्स देखें, आउटस्टैंडिंग। राजस्थान के लिए बहुत विकेट्स चटकाई हैं, इंडिया में बहुत अच्छा किया है। दिलीप ट्रॉफी एटसेट्रा, ही इज़ टेकन अ लॉट ऑफ विकेट्स। पर अनफॉर्च्यूनेट ये भारत, हमारा देश इस प्रकार का है कि इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं ना कि सबके साथ वो न्याय हो नहीं पाता है। आई मीन इट इज़ नॉट फेयर, क्योंकि जिसके साथ भी अन्याय होता है उसको लगता है कि ये सबसे खराब चीज़ हुई है वर्ल्ड में। पर जब आप आस-पास देखते हैं, फिर देखते हैं कि यार 12 और बॉलर हैं, 12 और ओपनर हैं। ये नहीं तो दूसरा, फिर वो हीरो बन जाता है। आई मीन इट इज़ व्हाट इट इज़। पर ज़्यादा खेलना चाहिए था, आई एग्री। डोमेस्टिक में आपके काफ़ी सारे रन्स हैं। रणजी मैचेस क्या 5 दिन के नहीं होने चाहिए? रणजी ट्रॉफी के मैचेस 5 दिन थोड़ा-सा टाइट हो जाएगा, क्योंकि हमारे ना मैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हुँ। तो मैचेस कम करवाने अगर हम शुरू कर दें, ताकि गैप रहे, क्योंकि अभी क्या होता है, हफ्ते में 4 दिन का मैच होता है और 7वें दिन ना दूसरा मैच शुरू हो जाता है। मेरी उस चीज़ से प्रॉब्लम है कि 4 का आपने 5 दिन मैच तो कर दिया, लेकिन अगर वो ऐसे 2-2 दिन के बैक गैप के बाद अगर आप मैच खेलेंगे तो फास्ट बॉलर तो इंजर्ड हो जाएँगे, और वो शुरू तो करेंगे फास्ट बॉलर, आधे सीज़न में मीडियम पेसर बन जाएँगे वो। तो मतलब आर वी गोइंग टू डू जस्टिस? बताओ, क्या हम ठीक कर रहे हैं अपने टैलेंट के साथ? क्योंकि टीम्स इतनी सारी है ना। ये कर्टसी लोढ़ा कमेटी, इतनी टीम्स हो गई हैं अब, तो सबको इतने सारे मैचेस होते हैं, तो इतने सारे मैचेस के साथ आप जस्टिफाई नहीं कर पाएँगे। ये थोड़ा-सा अनफॉर्च्यूनेट है। तो 5 दिन का मैच, इट साउंड्स गुड इन थियोरी, पर 5 दिन का मैच रणजी ट्रॉफी, आई मीन वर्ल्ड ओवर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट 4 दिन की होती है और काम हो जाता है उसमें। एक सवाल संकल्प का भी है। उन्होंने पूछा है कि एशिया कप को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि अगर एशिया कप पाकिस्तान या फिर यूएई में होता है, तो क्या इंडिया को उसको स्किप करके एक ट्राई सीरीज़ नहीं खेलनी चाहिए? इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी?
सी अगर तो यूएई में हो रहा है फॉर एग्जांपल, हुँ, तो मुझे लगता नहीं कि भारतीय सरकार को उससे कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये बीसीसीआई का ना डिसीजन नहीं है। ये मतलब वो उधर भी कुछ पड़ोसी भी बोलते रहते हैं, बात करते हैं, पर इट इज़ नॉट फॉर द बीसीसीआई टू डिसाइड कि हम वहाँ जाएँगे या नहीं जाएँगे, ये बात तो बीसीसीआई ने डिसाइड करनी नहीं है, तो सरकार ने करनी है। तो अगर सरकार कहेगी पाकिस्तान जाके खेल लो, तो वहाँ चले जाएँगे। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी क्वेटा में एक फ्रेंडली मैच चल रहा था, पीछे बम फट बिल्कुल। गया। तो आई मीन ये थोड़ा-सा ये यू फील स्लाइटली स्कैर्ड कि ठीक है, नहीं है। तो अगर यूएई में होता तो एशिया कप खेलना चाहिए, क्यों नहीं खेलना चाहिए? वहाँ पे ना तो किसी को प्रॉब्लम होगी, और एशिया कप लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा हुआ था। पर अगर पाकिस्तान में हो ही रहा है, तो फिर आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट विल डिसाइड कि भारत जाएगी या नहीं जाएगी। आई डोंट थिंक ये बीसीसीआई के हाथ में डिसीजन भी है। लेकिन आकाश, आपको ऐसा नहीं लगता है कि यूएई थोड़ा-सा समहाउ बेनिफिट करता है पाकिस्तान को, क्योंकि वो अपने मोस्ट ऑफ द मैचेस वो वहाँ पे खेलते थे, अब वापस पाकिस्तान में होने शुरू हुए हैं, तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बेनिफिट पाकिस्तान टीम के पास चला जाता है। जाने दो ना, उससे किसको डर है? सी उससे उससे नहीं डरना हमें बिल्कुल भी। मतलब आप किसी से कहाँ खेलना है, कब खेलना है, मतलब वो मैदान भी तुम्हारा, वक़्त भी तुम्हारा, फिर आके हम खेल लेंगे, बता देना। आई मीन टीम तो फिर हो तो ऐसी हो, वरना क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब फिर अगर हमें ये लगता है कि एक वो वेन्यू है जिसमें उनकी थोड़ा-सा दबदबा ज़्यादा रहता है, हम उनसे हार जाएँगे, नहीं फिर क्या पॉइंट है? फिर हम कैसे कहेंगे कि हम एक अच्छी टीम, या हम विश्व की बेस्ट टीम बनना चाहते हैं या हैं। तो आई डोंट थिंक कि दैट इज़ अ प्रॉब्लम। यूएई के साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, वो है ड्यू की। बाद में ओस बहुत आती है, पर वो भी अक्टूबर-नवंबर में ज़्यादा होती है, अगस्त और सितंबर के टाइम पे नहीं होती है। लास्ट टाइम हम 1 जीते थे, 1 हारे थे। तो वो भी ड्यू की वजह से नहीं हारे थे, तो आई थिंक इट्स ओके, इट्स फाइन। यूएई जाके खेल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम? टॉस एक थोड़ा क्रूशियल फैक्टर बन जाता है ना वहाँ पे उस मंथ में। वो अक्टूबर-नवंबर, बट अक्टूबर-नवंबर में तो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा होगा, तो हुँ, उस समय तो एशिया कप वैसे भी नहीं होगा। अच्छा। अब आपका क्रिकेटिंग करियर ना, मैंने काफ़ी सारी बातें कर ली, कमेंट्री की और बाकी सारी चीज़ें। मेरा एक सवाल ये है कि जब इंटरनेशनल करियर शुरू हुआ और उसी के टाइम फिर कुछ मैचेस हुए, तो उसके बाद फिर किस तरीके से? मतलब वो अ डाउनफॉल कैसा था? ओह! डेंजरस, मतलब बहुत आई मीन सारी ज़िंदगी आप क्या सोचते हैं? आप कहते हैं चलो मेरे को इंडिया के लिए खेलना और खेलने का मौका मिल जाए, तो आपको लगता है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये बदलेगा नहीं, क्योंकि आपने मेहनत बहुत की है, और आप एक बहुत अच्छी टीम का हिस्सा भी हैं, और फिर एक दिन आप ड्रॉप हो जाते हैं। फिर आप जब ड्रॉप होते हैं, तो उसके बाद आप रियलाइज़ करते हैं कि वर्ल्ड बड़ा डिफरेंट हो चुका है, और यू फील वेरी लोनली एट टाइम्स, एंड आई पर्सनली कैन टेल यू कि 2 साल तो आई मीन आई वेंट थ्रू, लाइक आई सैट इन अ केव, और एक ऑब्सेशन के साथ कि इंडिया के लिए वापस खेलना है। तो मतलब ये सोच नहीं थी कि रन बनाने हैं, ये सोच नहीं थी क्रिकेट को एन्जॉय करना है, कुछ नहीं, इंडिया के लिए वापस खेलना है। तो वो 2 साल तो मुझे लगे ये रियलाइज़ेशन में कि भाई साहब, आप क्रिकेट खेलते क्यों थे? तो वो 2 साल में आई आई फिगर्ड आउट कि आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं, आपका पर्पस क्या है लाइफ में, व्हाट आर यू चेजिंग? तो थोड़ा-सा आई मीन आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट, बहुत सारी किताबें पढ़ी, इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी थोड़ा-सा गया, क्योंकि सवाल बहुत सारे थे, जवाब नहीं मिल रहे थे। सो 2 साल के बाद रियलाइज़ हुआ कि क्रिकेट खेलते आप इसलिए हो क्योंकि खेल है। खेल का मतलब है एन्जॉयमेंट। जब बॉल बैट पे लगे तो मज़ा आना चाहिए। उसकी आवाज़ जो है, वो उसकी आवाज़ अगर वो इट्स नो लॉन्गर म्यूज़िक टू योर इयर्स, देन यू आर इन द रॉन्ग प्रोफेशन। फिर क्रिकेट मत खेलो, क्योंकि फिर कुछ और 9 टू 5 का डेस्क जॉब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि खेल का तो मज़ा खेल का है, जो बच्चे को आना चाहिए, उतना मज़ा तो उतना नहीं भी आता तो कम से कम उसका थोड़ा-सा करप्टेड वर्ज़न तो फिर भी आना चाहिए। अगर वो मज़ा नहीं आ रहा है और आपका फ़ोकस यही है कि मज़ा तब आएगा जब मैं 100 बनाऊँगा, या मज़ा तब आएगा जब मैं इंडिया के लिए खेलूँगा, फिर आप अपनी परछाई का पीछा कर रहे हैं, कभी पकड़ नहीं पाओगे। तो ये रियलाइज़ेशन में कुछ 2 ढाई साल लगे मुझे। उसके बाद आई हैड द बेस्ट टाइम। मतलब आई केम बैक, देन आई हैड द बेस्ट टाइम। आई स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स, फिर 2 बार रणजी ट्रॉफी भी जीते। इंडिया के लिए वापस बहुत करीब पहुँचा, नहीं खेला, इट्स ओके। पर रन्स बहुत बनाए, क्रिकेट को बहुत एन्जॉय किया, रणजी ट्रॉफी खेला, फिर इवेंचुअली आई मीन इट्स ओके। दिस वाज़ हाउ इट वाज़ मेंट टू बी। चलिए, ये मेरा लास्ट है, रैपिड फायर है थोड़ा-सा, येस, नो या फिर वो वन वर्ड वाले आंसर टाइप दीजिएगा। इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत रही है। इंडिया, यस, ओके। इंडियन प्लेयर्स को स्पिन खेलने में ट्रबल होगा? थोड़ी-सी। विराट का कैप्टेंसी एरा या फिर रोहित का? ओह वाओ! विराट, धोनी या गांगुली? धोनी, अब की टीम इंडिया या पहले वाली टीम इंडिया? दोनों ऑप्शन ले सकता हूँ? नहीं।
देखिए मैं बायस्ड हूँ, मैं उस इंडियन नहीं, टीम का हिस्सा था, नहीं। इसलिए मैं कहूँगा आज की। इसलिए मैं कहूँगा आज की। अच्छा, ठीक है। आकाश का फेवरेट क्रिकेटर इन प्रेजेंट? Uh, currently, oh shoot, favorite cricketer right now. यार ये तो डिफिकल्ट है। एक्चुअली ये वाला सबसे आसान होना चाहिए था मेरे लिए सवाल कि अरे फट करके बता दे यार, ये तो बहुत इजी होना चाहिए। पर ओके, फेवरेट क्रिकेटर, आई आई लव जसप्रीत बुमराह, बूम बूम। आकाश क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स में क्या देखते हैं? टेनिस, फुटबॉल, ग्रैंड स्लैम्स देखता हूँ और वर्ल्ड कप देखता हूँ। फ्यूचर कैप्टन ऑफ टीम इंडिया? शुभमन गिल, ऋषभ पंत। कमेंट्री और बैटिंग? तब बैटिंग थी, अब कमेंट्री। कमेंट्री इज इजियर, बैटिंग बैटिंग। बेस्ट बैट्समैन? बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड राइट नाउ? यस। ओके, टेस्ट में जो रूट है, वनडे में कोहली है, टी20 में जॉस बटलर। टीम इंडिया को बीजीटी में सबसे ज्यादा परेशान कौन करने वाला है? सबसे ज्यादा परेशान एक्चुअली स्टीव स्मिथ सबसे ज्यादा रन्स बनाएंगे उनकी सामने वाली टीम के लिए, पर परेशान तो हम नहीं होंगे, हम जीत जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच आकाश चोपड़ा। हम उम्मीद करते हैं आप थैंक वापस आएंगे और आपके पास बहुत सारे किस्से हैं, जिसमें से एक मुझे पता चला है वो 50 साल पहले पैसे दे के क्रिकेट मैचेस खेलने वाला। आई होप आगे आप हमसे जुड़े ये किस्से सुनाएं। हम लोग आपके पास तक ऐसे ही किस्से, ऐसे ही इंटरव्यूज लेके आते रहेंगे। आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। थैंक यू।